आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज के प्राइम टाइम में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुंबई में बारिश का कहर जारी, हवाई और रेल खिदमात मजदूर। राहुल गांधी का सदर कांग्रेस की हैसियत से इस्तीफा मंजूर, मोतीलाल वोहरा होंगे कारगुजार सदर। हज 2019 की तैयारियां जोरों पर, आईएनएन चैनल की खास रिपोर्ट। अंबाटी रायडू ने लिया क्रिकेट से संन्यास, धोनी भी कह सकते हैं क्रिकेट को अलविदा। गोवा में गाय ने खेला फुटबॉल, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। अब खबरें तफसील से। कभी न रुकने वाले देश के माशी दारुल हुकूमत यानी कमर्शियल कैपिटल मुंबई भारी बारिश के आगे बेबस हो गया है। 2005 के बाद पहली बार मुंबई में 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश हुई। आज भी कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पानी जमा होने की वजह से मुंबई एयरपोर्ट का मेन रनवे अभी भी बंद है, जिसकी वजह से करीब 75 फ्लाइट्स मंसूख हो चुकी हैं और कई ट्रेन्स भी रद्द हो चुकी हैं। भारी बारिश से मुतासिर लोगों को निकालने के लिए बहरिया यानी इंडियन नेवी ने मोर्चा संभाला हुआ है। अकेले मुंबई में बारिश की वजह से 21 लोगों की मौत हो गई है, जबकि पूरे महाराष्ट्र में जुमला 35 लोग भारी बारिश का शिकार बन चुके हैं। भारी बारिश से रत्नागिरी में तीव्रे डैम टूट गया, जिससे नजदीक बसे करीब 7 गांव में बाढ़ आ गई। हादसे में 23 लोग लापता बताए जाते हैं, जबकि अब तक 6 लोगों की लाशें बरामद की गई हैं। बताया जाता है कि भारी बारिश के चलते बांध में वाटर लेवल बढ़ गया था, जिसकी वजह से ये बांध देर रात अचानक टूट गया। पीर और मंगल की रात मुंबई वासियों ने 3 घंटे में करीब 400 मिलीमीटर बरसात का सामना किया। अगर 26 जुलाई 2005 की बाढ़ का दिन छोड़ दिया जाए तो 1974 के बाद ये दूसरा मौका है जब कुछ ही घंटों के अंदर मुंबई में इतनी ज़्यादा बरसात हुई है। मंगल दोपहर तक 48 घंटों के दौरान मुंबई में 550 मिलीमीटर बरसात हुई। 26 से 27 जुलाई 2005 को मुंबई में एक दिन में सबसे ज़्यादा 944 मीटर बारिश हुई थी। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी का बहैसियत सदर इस्तीफा मंजूर करते हुए साबिक वजीर आला मोतीलाल वोहरा को कांग्रेस पार्टी का कारगुजार सदर यानी वर्किंग प्रेसिडेंट नामजद किया है। जब तक नए पार्टी सदर के नाम पर इत्तेफाक नहीं होता, तब तक मोतीलाल वोहरा कांग्रेस के आरजी सदर होंगे। हालिया लोकसभा इलेक्शन में मिली शिकस्त के बाद से कांग्रेस के साबिक कौमी सदर राहुल गांधी कांग्रेस के सदर के ओहदे से इस्तीफा देने के फैसले पर कायम थे। मध्य प्रदेश के वजीर आला रह चुके मोतीलाल वोहरा 2014 से राज्यसभा के रुकन हैं। मोतीलाल वोहरा पहली बार 1988 में राज्यसभा के रुकन बने थे। इसके अलावा वो कुछ वक्त के लिए मध्य प्रदेश के वजीर आला भी रह चुके हैं। साथ ही उन्होंने मरकजी काबिनी वजीर की हैसियत से भी काम किया है। मोतीलाल वोहरा ने सेहत, खानदानी फलाह बहबूद और शहरी हवाबाजी जैसे वजारतें संभाली हैं। मोतीलाल वोहरा 16 मई 1993 से लेकर मई 1996 तक उत्तर प्रदेश के गवर्नर भी रह चुके हैं। बुजुर्ग लीडरों में शुमार कांग्रेस आला कमान बेहद करीबी माने जाते हैं। मोतीलाल वोहरा 80 की दहाई में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर भी रह चुके हैं। वोहरा कांग्रेस के खाजिन के तौर पर भी काम कर चुके हैं। हालिया लोकसभा इंतखाबात में हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की सदारत से इस्तीफा दे दिया था। आज उस इस्तीफा की कॉपी मीडिया को जारी की गई। 4 पेज के इस इस्तीफे में राहुल गांधी ने सबसे पहले हार की खुद जिम्मेदारी ली है और कहा कि पार्टी के मुस्तकबिल के लिए जवाबदेही ज़रूरी है। अपने इस्तीफा में उन्होंने मरकजी हुकूमत पर हमला बोलने का मौका नहीं गंवाया। उन्होंने इस्तीफे में लिखा कि लोकसभा इलेक्शन 2019 में वो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बल्कि मुल्क के उन इदारों के खिलाफ चुनाव लड़े जिन्हें अपोजिशन की मुखालिफत में खड़ा किया गया था। अपने इस्तीफे में राहुल गांधी ने लिखा कि कांग्रेस पार्टी की तारीख शानदार रही है। मुझे यकीन है कि पार्टी ऐसी क़यादत का इंतखाब करेगी जो सबको साथ लेकर पार्टी को आगे ले जाने का काम करेगी। हमारी लड़ाई आसान नहीं थी। बीजेपी को लेकर मेरे अंदर कोई गुस्सा और नफ़रत नहीं है, लेकिन मेरे रोम रोम उनकी नफ़रत की सियासत के ख़िलाफ़ हैं। वो जिस तरह के हिंदुस्तान का तसव्वुर करते हैं, मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ।
ये कोई नई लड़ाई नहीं है, ये हज़ारों साल से चली आ रही है। उन्हें जहां नफरत दिखती है, मुझे वहां प्यार दिखता है। राहुल गांधी ने अपने इस्तीफे में लिखा, हमने 2019 का लोकसभा इंतखाबात किसी पार्टी के खिलाफ नहीं लड़ा, बल्कि मुल्क की पूरी मिशनरी से लड़ा। हम हर उस इदारे के खिलाफ लड़ा जिसे अपोजिशन के खिलाफ खड़ा किया गया था। इससे पहले उन्होंने चारशुम्बा सुबह मीडिया से बातचीत करते हुए एक बार फिर ये बात दोहराई थी कि कांग्रेस को और ज़ायद देरी के बिना नए सदर का इंतखाब कर लेना चाहिए और इसके लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास जल्द से जल्द बुलवाना चाहिए। नाजरीन, अब नज़र डालते हैं कुछ मकामी खबरों पर। वज़ीर पंचायत राज व दही तरक्यात अरवली दयाकर राव ने सुनहरे तेलंगाना के हुसूल और आवाम को बेहतर हुक्मरानी देने के लिए मजालिस मकामी इदारे जात के मुंतखबा नुमाइंदों को संजीदगी और लगन के साथ काम करने का मशवरा दिया है। जुमेरात के रोज़ 9 मुंतखबा ज़िला परिषद सदुर नशीन, नायब सदुर नशीन, अराकीन मंडल परिषद, MPP, ZPTCs ये सभी अरकान अपने ओहदे का जायज़ा लेने वाले हैं, जिसके पेश नज़र वज़ीर मौसूफ ने इन तमाम के नाम एक मकतूब जारी करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी और उन पर जोर दिया कि वो अपनी ड्यूटी को बहुस्न खूबी अंजाम दें। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव सुनहरे तेलंगाना के हुसूल के लिए बेहतर से बेहतर हुक्मरानी अंजाम दे रहे हैं, जो सारे मुल्क के लिए मिसाली साबित हो रही है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर, मिशन भागीरथा प्रोग्राम की तकमील, हरिता हरम जैसे हमा मकसदी प्रोग्राम्स को अंजाम देते हुए रियासत की तरक्की और अवामी बहबूद के लिए हुकूमत काम कर रही है। रियासती हुकूमत अपनी आमदनी में इजाफा करते हुए उसे गरीबों में तकसीम करने का फ़ैसला किया है। आमदनी में इजाफा और गरीबों में तकसीम के नारे के साथ हुकूमत तमाम तबक़ात के अफराद के लिए फलाही स्कीमात शुरू कर रही है। उन्होंने कहा कि मजालिस मकामी इदारों से वाबस्ता मुंतखबा नुमाइंदों की ये अहम जिम्मेदारी होती है कि वो रियासत में अमल होने वाले तरक्याती प्रोग्राम्स को कामयाब बनाने के साथ साथ हुकूमत की स्कीमात को अहल अफराद से मुस्तफ़ीद करवाएँ। वज़ीर पंचायत राज ने कहा कि दही इलाक़ों में बेहतर हुक्मरानी के मकसद के तहत चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने नए पंचायत राज कानून को मंजूरी देते हुए इस पर अमल आवरी कर रहे हैं। ग्राम पंचायत, मंडल परिषद, ज़िला परिषद की नई हदबंदी के अलावा इन इदारों को कई इख्तियारात और जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। हुक्मरानी की जवाबदेही में मज़ीद इजाफा करने के लिए पंचायत राज कानून को तैयार किया गया है। रियासती हुकूमत दही इलाक़ों की जामे तरक्की की पाबंद अहद है। इसी जज्बे के तहत सुनहरे तेलंगाना के ख्वाब को पूरा करने के लिए मजालिस मकामी इदारे जात के मुंतखबा नुमाइंदों को इसमें हिस्सा लेने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर सिंगिरेड्डी निरंजन रेड्डी ने इमदाद बाहमी अंजुमनों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के खिलाफ मौसूल होने वाली शिकायत की तहकीकात करने की आला ओहदेदारों को हिदायत दी है। इस तरह जिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की मियाद ख़त्म हो गई है, इन सोसाइटीज़ के इंतखाबात करवाने की भी हिदायत दी। उन्होंने आज अपने चैम्बर में महकमे इमदाद बाहमी के आला ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर वज़ीर ज़राअत व इमदाद बाहमी ने ओहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत और मशवरे दिए। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऑडिट को मुक़र्ररा वक्त में मुकम्मल करने को यकीनी बनाया जाए। जिन सोसाइटीज़ की जानिब से बराए नाम ऑडिट किया गया है, उन सोसाइटीज़ के खिलाफ कार्रवाई की जाए। क़ानूनी तरीके से ऑडिट करवाने की तरगीब दी जाए। जिन सोसाइटीज़ के खिलाफ शिकायत मौसूल हुई हैं, इन सोसाइटीज़ की कारकर्दगी की शफ़ाफ़ तौर पर तहकीकात करवाई जाए। वज़ीर निरंजन रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग सोसाइटीज़ के अलावा जिन सोसाइटीज़ की मियाद ख़त्म हो गई है, इन तमाम सोसाइटीज़ के फ़ौरी इंतखाबात करवाए जाएँ। उन्होंने कहा कि 10 जुलाई के बाद महकमे इमदाद बाहमी में DCO सतह के ओहदेदारों से लेकर तमाम ओहदेदारों के साथ एक इजलास तलब करने की हिदायत दी। आज के इजलास में महकमे इमदाद बाहमी के कमिश्नर वीरभद्रैया, एडिशनल रजिस्ट्रार सुरेंद्र रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। हैदराबाद से तेलंगाना और दीगर 3 रियासतों के आज़मीन हज 28 जुलाई से रवाना होंगे। कैसे हैं इस साल के हज इंतज़ामात? इस पर INN चैनल के ब्यूरो चीफ हबीब अली जिलानी ने तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान से ख़ास बातचीत की। अब 2019 के हज की तैयारियां अपने उरूज पर हैं। चूँकि अब सिर्फ 1.5 महीने का वक्त बाकी रह गया है, तो तेलंगाना स्टेट हज कमेटी हैदराबाद से तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र और कर्नाटक के जाने वाले हुज्जाज के लिए अपनी तैयारियों तेज़ कर दी है।
तो इस सिलसिले में अब हम बात करते हैं तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान साहब से। जब मसीहुल्लाह खान साहब ये बताइए कि इस वक्त वैक्सीनेशन कब शुरू कर रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वैक्सीनेशन इंशाल्लाह जुलाई, यही महीने की जुलाई या 15 या 16 तारीख तक हम इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे वैक्सीनेशन, क्योंकि हाजियों को मिनिमम 10 दिन का टाइम देना पड़ता है वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि एक बार अगर वैक्सीनेशन का जो डोज होता है, जो ड्रॉप्स लिए जाते हैं, उससे बाज़ वक़्त 1-2 दिन या 3 दिन उनको बुखार भी आ सकता है। इसके लिए हम 10 दिन पहले हम वो चीज़ का ड्रॉप्स दे देंगे इंशाल्लाह। नहीं, ये बताइए इस मरतबा जो है वैक्सीनेशन में कुछ ताख़ीर हो रही है, देर से दिया जा रहा है, उसका रीज़न क्या है? देखिए, ताख़ीर की बात तो नहीं है, क्योंकि हम 10 दिन पहले इसलिए देना चाह रहे हैं क्योंकि फ़र्स्ट फेज़ का नहीं है इस बार। हाजियाँ हमारे पास से जो जा रहे हैं हिंदुस्तान में, तेलंगाना स्टेट के हाजियाँ बिल्कुल लास्ट फेज़ में जा रहे हैं, जो कि 26 तारीख से हमारे पास से फ़्लाइट शुरू है। तो 18 तारीख को जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के हुज्जाज जाने वाले हैं, तो उसके लिए क्या इंतजाम आप लोग करें जो हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट से जा रहे हैं? जी देखिए, वो हाजियाँ जो कि फ़्लाइट डायरेक्ट मदीने को है, तो वो लोग एयरपोर्ट पे आएंगे और इंशाल्लाह एयरपोर्ट से हम उनको रवाना करेंगे हज के लिए। जुमला कर्नाटक और महाराष्ट्र से जाने वाले हुज्जाज की तादाद कितनी है? देखिए, महाराष्ट्र से जाने वालों की जो है 164 तक हमारे पास अभी दी गई है, और कर्नाटका की अभी वेटिंग लिस्ट अभी चल रही है। अभी वो हमारे को फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी वेटिंग लिस्ट में भी अब तक 2000 की वेटिंग लिस्ट हमारी क्रॉस हो चुकी है। तो मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि और हाजियाँ बढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह जब हमारे को फ़ाइनल लिस्ट ये 15 या 16 तारीख तक वो भी हमारे को फ़ाइनल होंगे। आंध्र प्रदेश के हुज्जाज कितने हैं और उनके लिए क्या इंतजाम है, और कब उनको जो रवानगी कब है उनकी? माशाल्लाह से तकरीबन यहाँ पे इंतज़ामात का काम शुरू हो चुका है। हर इंतज़ामात के काम के लिए आगाज़ हो चुका है। जैसा कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की हद तक भी हम पूरे चीज़ों अप टू डेट करके हम रेडी रखे हैं, ख़ासकर उनके अकोमोडेशन के लिए हमारे पास। और आंध्र प्रदेश के 9 डिस्ट्रिक्ट है माशाल्लाह से। हमेशा से हमारा इमिग्रेशन पॉइंट तेलंगाना का ख़ासकर हज हाउस से नंबर 1 रह चुका है, क्योंकि ये एक वाहिद इमिग्रेशन पॉइंट है जिससे 4 स्टेट के हाजी यहाँ से जाते हैं। आंध्र प्रदेश के हुज्जाज की तादाद कितनी है? टोटल आंध्र प्रदेश के हुज्जाज अपने पास अगर अब तक का अगर हम फिगर दिया जाएगा तो 3000 तक के हमारे पास से यहाँ से जाएंगे इंशाल्लाह। तेलंगाना के हुज्जाज कितने हैं जो जाने वाले हैं? तेलंगाना के हुज्जाज 164 है अब तक के हमारे पास दिए, जैसा 5164 हमारे पास दिए गए हैं अब तक। 5160 तेलंगाना के? जी जी। टोटल जुमला कितने हुज्जाज अभी वेटिंग लिस्ट नहीं, अभी वेटिंग है। टोटल अगर इमिग्रेशन पॉइंट अगर चारों स्टेट का मिला के यहाँ से जाना है तो 9 से 10 हज़ार हाजी हमारे पास से जाते हैं, टोटल 4 स्टेट के। तेलंगाना की पहली फ्लाइट कब से स्टार्ट हुई? 26 तारीख से, 26 जुलाई से शुरू होंगी हमारे पास से। तो डायरेक्ट मदीने को जा रहे हैं? नहीं, मदीने को डायरेक्ट मक्के को जाएंगे। जी, एक ही फ़्लाइट है। जी हाँ, एक ही फ़्लाइट है जो 18 के दिन यहाँ से जा रही है, वो मदीने को जा रही है, जिसमें कर्नाटका और महाराष्ट्र के हाजी रहेंगे। हैदराबाद एम्बार्केशन के लिए जो इंतज़ामात है और यहाँ पे जो आज़मीन अजला से आते हैं उनका ठहरने के लिए इंतज़ामात क्या करें और कब से शुरू करने वाले हैं? 24 तारीख से हाजियों की आमद हमारे पास हज हाउस में शुरू हो जाती है। गुज़श्ता सालों में यहाँ पे गद्दे दिए जाते थे, नीचे जो गद्दे डाल के उनको रखा जाता था। इस बार हमारे तेलंगाना स्टेट की जानिब से हम उनको जो कॉट्स जिसको पलंग कहते हैं, वो पलंगों का इंतज़ाम किया गया है। और ख़ासकर हाजी बोल के नहीं, हाजी के रिश्तेदार जितने उनको छोड़ने आते हैं डिस्ट्रिक्टों से, जैसा अदर स्टेट से भी आते हैं, उनको रहने के लिए बाज़ू फंक्शन हॉल का इंतज़ाम किया गया है। अब इतने बहुत से आज़मीन और उनके साथ जो है गेस्ट आते हैं साथ उनको छोड़ने के लिए, उनके लिए क्या हज कमेटी को इंतजाम कर रही है? जी नहीं, हज कमेटी की जानिब से नहीं, ये बिल्कुल मेरे पर्सनल उस समय कर रहा हूँ। इंशाल्लाह लास्ट ईयर भी करा था, ये साल भी मैं इंशाल्लाह शादी खाना लिया हूँ। कौन से शादी खाने में इंतज़ाम कर रहे हैं? ये बिल्कुल बाजू में जो प्राइड फंक्शन हॉल है उसके अंदर ही रखा हूँ मैं। और एम्बार्केशन वगैरह के जो इंतज़ाम है आपके एयर इंडिया या मुख्तलिफ ऑफिशियल जो नोडल एजेंसी है उनके साथ मीटिंग वगैरह आपकी हुई है, और इंतजाम के लिए क्या प्रोग्राम खतियत दिया आप? अल्हम्दुलिल्लाह GMR है, पुलिस डिपार्टमेंट है, म्यूनसिपल है, बल्दिया, हर डिपार्टमेंट से हमारी मीटिंग जो सो पीर के दिन है 8 तारीख के दिन यहाँ पे हमारे हज हाउस में। तो इंशाल्लाह ताला अब तक के इंतज़ामात ऑलरेडी हम 1-2 बार एयरपोर्ट को जाके भी आ चुके हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी हम पार्किंग फ्री कराए थे। इंशाल्लाह ताला ये बार भी हाजियों के लिए जो लोग लेने आते हैं उनके लिए हम पार्किंग फ्री रखेंगे। शुक्रिया जनाब मसीहुल्लाह खान साहब, आपने आज़मीन हज के इंतज़ामात के लिए जो इत्तलात दी हैं आवाम के लिए, उसके लिए शुक्रिया। तेलुगु अदाकार जी शिवाजी को आज राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुल्क छोड़ने से रोक दिया गया।
जिनके खिलाफ आलिंदा मीडिया केस में मुकदमा दर्ज किया गया है। इमिग्रेशन के ओहदेदारों ने अदाकार की अमेरिका को रवानगी के ताल्लुक से पुलिस को चौकस किया। पुलिस जराये ने बताया कि हुक्काम ने उन्हें तैयारे में रवाना होने से रोक दिया। सैबराबाद पुलिस ने कबल अज़ीं उन्हें एक नोटिस जारी करते हुए केस के सिलसिले में 11 जून को तहकीकाती ओहदेदारों के रूबरू हाजिर होने के लिए कहा था। पुलिस ने 30 अप्रैल को शिवाजी के साथ टीवी 9 के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रवि प्रकाश और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मूर्ति के खिलाफ आलिंदा मीडिया एंड ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड की शिकायत के बाद धोखाधड़ी और मुजरिमाना साजिश का केस दर्ज किया था। माह मई में पुलिस ने रवि प्रकाश और शिवाजी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी की थी, जो कई नोटिसों की इजराई के बाद पुलिस के रूबरू हाजिर होने में नाकाम रहे थे। एयरपोर्ट्स को भी इनके बैरून मुल्क के फरार होने को रोकने के लिए चौकस किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दरखास्त जमानत क़ब्ल अज़ वक्त गिरफ्तारी मुस्तरद किए जाने के बाद रवि प्रकाश 5 जून को पुलिस के रूबरू हाजिर हुए थे। आंध्र प्रदेश स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन ने रियासत के कॉलेजों में इंजीनियरिंग और फार्मेसी प्रोग्राम्स के लिए काउंसलिंग की तारीख पर नज़रसानी की है। तुलबा सरकारी वेबसाइट पर नज़रशुदा apmset.nic.in वेबसाइट पर तारीख मुलाहिजा कर सकते हैं। ये काउंसलिंग अब 8 जुलाई से शुरू होगी। क़ब्ल अज़ीं चारशुम्बा 3 जुलाई से काउंसलिंग का आगाज़ किया गया था। यहाँ जारी करदा प्रेस नोट में बताया गया कि 3 राउंड्स के बाद तुलबा को 14 जुलाई से ऑप्शंस में तब्दीली की इजाज़त दी जाएगी। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी की जानिब से गांधी भवन में आने वाले बल्दी इंतखाबात की हिकमत अमली पर एक इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में पीसीसी की बल्दी इंतखाबात की हिकमत अमली तैयार करने वाली कमेटी के कन्वीनर पूनम प्रभाकर, अराकीन संपत कुमार और वंशी चंद रेड्डी ने शिरकत की। बादशाह मीडिया से बात करते हुए कमेटी के रुकन व कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी संपत कुमार ने कहा कि रियासत के बल्दियात में जो नई हदबंदी हुई है वो गैर साइंटिफिक है। वार्ड्स की हदबंदी गैर साइंटिफिक तरीके से अंजाम दी गई है। गुज़िश्ता 5 साल से बल्दियात की नई हदबंदी से मुतालिक जो दरखास्तें और तजावीज़ मौसूल हुई थी उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया था। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि वार्ड्स में जो तहफ़्फ़ुज़ात का तयन किया गया है इसमें बरसरे इख्तियार जमात के कायदीन की मुदाखलत देखी गई है। ओहदेदारों पर दबाव डालते हुए टीआरएस के कायदीन वार्ड्स के तहफ़्फ़ुज़ात अपने मवाक़िफ़ करवाए गए। उन्होंने कहा कि वार्ड की हदबंदी और दीगर धांधलियों को दुरुस्त नहीं किया जा सकता, तो ऐसी सूरत में कांग्रेस पार्टी अदालत और दूसरे प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। वंशी चंद रेड्डी ने कहा कि पूनम प्रभाकर की क़यादत में कमेटी ने 138 बल्दियात का तफसीली जायज़ा लिया। वार्ड्स की नई हदबंदी में सियासी मुदाखलत देखी गई। उन्होंने कहा कि बल्दी इंतखाबात के बाद पार्टी को असली हालत में लाया जाएगा। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो बल्दी वार्ड्स की हदबंदी से मुतालिक शिकायत और तजावीज़ के वक्त में मज़ीद इजाफा करे। कांग्रेस पार्टी के नायब सदर मल्लू रवि ने कहा कि जंगलाती अराजी पर काश्त करने वाले क़बायलियों के साथ हो रही नाइंसाफ़ी पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव खामोश हैं। उन्होंने कहा कि जंगलाती अराजी एक्ट के तहत हुकूमत को इक़दाम करने चाहिए थे, लेकिन हुकूमत गैर ज़रूरी मसाइल पैदा कर रही है। क़बायलियों के लिए जंगलात की अराजी उनकी जान होती है। मल्लू रवि ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि वो गैर ज़रूरी प्रोपेगेंडा कर रही है कि दूसरी जमातों के कायदीन बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। उन्होंने सवाल किया कि बीजेपी में कायदीन नहीं है जो कांग्रेस कायदीन की ज़रूरत पड़ रही है। उन्होंने कहा कि केसीआर के ऐलानात पर अमल आवरी के लिए दबाव डालने के बजाय बीजेपी कायदीन पर पार्टी बदलने के लिए दबाव डाल रही है। बीजेपी कभी टीआरएस की मुतबादिल जमात नहीं बन सकती। साबिक़ रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा कि आंध्रा में मौजूद साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी के स्मृति भवन को मुनहदम करने का फ़ैसला मुनासिब नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी बदले की सियासत कर रहे हैं। राजशेखर रेड्डी के दौरे इख्तिदार में यहाँ फास्ट फूड बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहाँ पर स्मृति भवन तामीर किया गया। उन्होंने कहा कि राजशेखर रेड्डी राजीव गांधी की वजह से पीसीसी सदर बने थे और सोनिया गांधी की वजह से 2 बार आंध्रा के वज़ीर आला बने। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी मेमोरियल को मुनहदम करने की सोच बदल दें। उन्होंने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस में मौजूद कायदीन जगन मोहन रेड्डी को सलाह दें कि वो इस तरह की कार्रवाई ना करें। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी इंतखाबात में आवाम से जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करने पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करें, क्योंकि इख्तिदार मुस्तकिल नहीं होता है। हनुमंतराव ने कहा कि इस मामले को पार्लियामेंट में उठाया जाए और राजीव गांधी के चाहने वालों को आगे आना चाहिए।
तेलंगाना बीजेपी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण की सालगिरह तकरीब जोशो खरोश के साथ मनाई गई। पार्टी दफ्तर में खून के अतिये के कैंप भी मुनक्किद किए गए। बीजेपी के सदर से मुख्तलिफ हलकों के कायदीन ने उनको सालगिरह की मुबारकबाद दी। इस मौके पर लक्ष्मण ने केक काटा और उन्होंने कायदीन से खिताब करते हुए कहा कि इस तरह बड़े पैमाने पर सालगिरह तकरीब मुनक्किद करने के बजाय कायदीन अवामी खिदमात पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करें। उन्होंने कहा कि हर कारकुन सेवक की तरह काम करें और गरीब आवाम की खिदमत के लिए उनकी ज़िंदगियां कुर्बान करें। उन्होंने कहा कि केक काटने, शाल, फूल के गुलदस्ते पेश करने के बजाय गरीब आवाम में किताबें, खून की अतियात और गरीब आवाम को खाना खिलाने का इंतज़ाम करें। उन्होंने कहा कि बीजेपी का अहम मकसद सिर्फ सियासत करना नहीं बल्कि आवाम की खिदमत भी है। बीजेपी को NGOs में तब्दील करने की ज़रूरत है। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने आज असेंबली के 9 मुंतखबा अरकान से कहा कि वह असेंबली में उजागर किए जाने वाले मसाइल पर तैयार रहें और शख्सी वजूहात का बहाना करते हुए गैर हाजिर ना रहें। असेंबली के कमेटी हॉल में आज से अरकान असेंबली के लिए 2 रोज़ा ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। इस मौके पर तकरीर करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ऐवान में स्पीकर से इजहार ख्याल का मौका देने की ख्वाहिश करने से कबल अरकान असेंबली को मौज़ूआत पर मुकम्मल मालूमात रखनी चाहिए। उन्होंने अरकान असेंबली से कहा कि वो ऐवान में इजहार ख्याल से कबल मुतल्लिका महकमों से दरकार मालूमात हासिल करते हुए उनका तफसीली जायज़ा लें। जगन मोहन रेड्डी ने 9 मुंतखबा अरकान असेंबली के क़वायद से भी मालूमात हासिल करने का मशवरा दिया। उन्होंने अरकान असेंबली से कहा कि अगर वो मुतल्लिका मौज़ूआत पर तैयार होकर असेंबली में नहीं आते हैं तो उन मौज़ूआत को उजागर करने से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। उन्होंने अरकान असेंबली से कहा कि अगर आप मुबाहिस में हिस्सा लेने के ख्वाह हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि मालूमात से वाकिफ़ रहें। जगन मोहन रेड्डी ने याद दहानी की कि जब वो कायदे अपोजिशन थे उस वक्त ऐवान में उजागर किए जाने वाले मौज़ूआत के ताल्लुक से मुकम्मल मालूमात पहले ही हासिल कर लिया करते थे और उसके बेहतर नताइज सामने आते थे। चीफ मिनिस्टर असेंबली में ताकतवर अपोजिशन की ज़रूरत भी जाहिर की और कहा कि ऐवान में अपोजिशन कायदीन को भी इजहार ख्याल का मुनासिब मौका मिलना चाहिए। स्पीकर असेंबली टी सीताराम ने अरकान असेंबली से कहा कि वो ऐवान में बामायने मुबाहिस को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि अरकान असेंबली के मुनासिब कायदे के ज़रिए असेंबली में इजहार ख्याल की आज़ादी रहेगी। मौजूदा असेंबली में 9 मुंतखबा अरकान असेंबली की तादाद 70 है। असेंबली सेशन और इनेकाद के लिए हुकूमत सालाना 150 करोड़ रुपए और रोज़ाना 6 लाख रुपए खर्च करती है। उन्होंने कहा कि असेंबली के सेशन का वक्त ज़ाय नहीं किया जाना चाहिए। अगर एक ही वक्त में तमाम अरकान असेंबली इजहार ख्याल के ख्वाह रहें तो इससे शोर व गुल पैदा होगा। वज़ीर फ़ाइनेंस राजेंद्र रेड्डी, सदरनशीन कानून साज काउंसिल MS शरीफ और दूसरों ने भी मुखातिब किया। वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में जगह न मिलने के बाद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज अंबाटी रायडू ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। रायडू ने BCCI को एक मकतूब लिखकर इसकी जानकारी दी है। माना जा रहा है कि वर्ल्ड कप टीम में जगह ना मिलने की वजह से रायडू मायूस थे और इसी वजह से उन्होंने ये फैसला लिया है। हालांकि उनके फैसले ने सभी को हैरान कर दिया। बता दें कि 33 साल के रायडू ने काफ़ी जल्दी क्रिकेट को अलविदा कहने का फैसला कर लिया है। वर्ल्ड कप में विजय शंकर को जगह दिए जाने के बाद उन्होंने विजय शंकर पर तंज कसा था। वहीं हाल ही में अंबाटी रायडू को आइसलैंड क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें खेलने का ऑफर दिया था। आइसलैंड क्रिकेट ने एक ट्वीट जारी करते हुए अंबाटी रायडू को शहरियत भी ऑफर की थी और उनके साथ जुड़ने के लिए कहा था। हालांकि अभी तक रायडू ने आइसलैंड के इस ऑफर पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। रायडू ने अपने इंटरनेशनल वनडे करियर में 55 वनडे और 6 2020 मैच खेले हैं। उन्होंने एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला है। वनडे क्रिकेट में रायडू ने 55 मैच खेले हैं और 1694 रन बनाए हैं और उनका हाईएस्ट स्कोर 124 है। वनडे क्रिकेट में उन्होंने 3 सेंचुरियां और 10 हाफ सेंचुरीज बनाए हैं। वहीं 2020 इंटरनेशनल में उन्होंने 6 मैच खेले हैं जिसमें 42 रन बनाए हैं। हर अजीम खिलाड़ी के करियर में वो दिन ज़रूर आता है जब वो अपने खेल को अलविदा कह देता है। हिंदुस्तान के अजीम क्रिकेटर व टीम इंडिया के साबिक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी शायद जारिया वर्ल्ड कप में क्रिकेट को अलविदा कह दें। इस वक्त टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अब टीम सेमीफाइनल से आगे जाएगी या नहीं, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। वहीं हिंदुस्तान का जो भी मैच इस वर्ल्ड कप का आखिरी मैच होगा वो धोनी का भी आखिरी मैच साबित हो सकता है। टीम इंडिया अगर इस वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला जीत लेती है तो वो 14 जुलाई को लॉर्ड्स में फाइनल मैच खेलेगी।
अगर ऐसा होता है तो धोनी के विदाई के लिए इससे बेहतर शायद ही कुछ हो सकता है। बीसीसीआई ज़राए का कहना है कि धोनी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इस बात की तवक्को काफ़ी कम ही है कि वो वर्ल्ड कप के बाद भी खेलना जारी रखेंगे। धोनी ने टीम इंडिया को जिस मकाम पर पहुंचाया वो किसी भी कप्तान के लिए आसान नहीं होता। वो हिंदुस्तान के पहले ऐसे कप्तान बने थे जिसने टीम इंडिया को आईसीसी के हर टूर्नामेंट का खिताब टीम को दिलवाया। कप्तान के तौर पर एक से बढ़कर एक कामयाबी उनके नाम पर है, तो साथ ही एक बल्लेबाज और विकेट कीपर के तौर पर भी उन्होंने शानदार कामयाबियां हासिल की हैं। नाज़रीन, प्राइम टाइम के आखिर में देखते हैं एक बहुत ही दिलचस्प खबर। दुनिया के ज़्यादातर इलाकों में लोगों में फुटबॉल का क्रेज़ है। लोगों तक तो ठीक है, लेकिन अगर गाय फुटबॉल खेलती नजर आए तो जी हाँ, गोवा के मॉड्रोल में फुटबॉल के साथ एक गाय का दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर इस वीडियो को शेयर किया है। कुछ लड़के खेल रहे थे, तभी उनका फुटबॉल वहां खड़ी एक गाय के पास चला गया। 2 मिनट लंबे इस वीडियो में गाय ने फुटबॉल अपने पास इस तरह रखा है कि कोई इसे ले नहीं पाए, जबकि लड़के अपना फुटबॉल लेने की फिराक में हैं। कुछ नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार एक लड़का गाय के पास से अपना फुटबॉल लेने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद भी फुटबॉल के लिए गाय उनके पीछे दौड़ती नजर आती है। इसी दौरान गाय अपने नाक और पैरों से फुटबॉल को किक करती नजर आई। गाय को फुटबॉल खेलता देख एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, गाय ने फुटबॉल पर कंट्रोल रखने का उम्दा टैलेंट दिखाया। एक और यूजर ने लिखा, मेसी भी इस गाय से ये फुटबॉल नहीं छीन सकता। ट्विटर पर सब इस गाय को मेसी और रोनाल्डो का अवतार बता रहे हैं। नाज़रीन, प्राइम टाइम में एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुंबई में बारिश का कहर जारी, हवाई और रेल खिदमात मजदूर। राहुल गांधी का सदर कांग्रेस की हैसियत से इस्तीफा मंजूर, मोतीलाल वोहरा होंगे कारगुजार सदर। हज 2019 की तैयारियां जोरों पर, INN चैनल की खास रिपोर्ट। अंबाटी रायडू ने लिया क्रिकेट से संन्यास, धोनी भी कह सकते हैं क्रिकेट को अलविदा। गोवा में गाय ने खेला फुटबॉल, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।